तो हे क्लास, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपको पैटर्न पता है, एग्जामिनेशन पैटर्न आपको पता है, मैट्रिक का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो आप जानते हैं। देखो, ये जो पैटर्न है वो क्या है, पैटर्न के किस बेसिस पे है कि आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है? 100 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव रहता है एंड 30 होता है आपका सब्जेक्टिव रहता है एंड 20 होता है आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर से मिलता है। दैट मीन्स ये ऑब्जेक्टिव का था, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होती है, और ये जो होता है सब्जेक्टिव होता है, जो 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आते हैं, और ये जो है आपका 20 नंबर्स का, ये आपका आता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आंसर आता है। क्या आता है? लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आता है। देखो, एक्चुअली मैं क्या बोल रहा हूँ, जो एक बिहार बोर्ड का बीएससीबी का जो एग्जाम पैटर्न है, बीएससीबी का जो एग्जाम पैटर्न है, उस पैटर्न की हम लोग बात कर रहे थे। तो उस पैटर्न में आपका क्या था कि 100 नंबर का जो आपका एग्जाम होता है, मैथ्स की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात कर रही है? मैथ्स का बात कर रहे हैं, मैथ की बात कर रहे हैं हम लोग। तो 100 मार्क्स का आता है एग्जाम में, है ना। 100 मार्क्स की जगह पे आपको 200 क्वेश्चन रहेंगे, है ना। 200 मार्क्स का रहेगा। देखो, तो 50 तो ऑब्जेक्टिव है, यानी कि 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो 50 का डबल करेंगे तो 100 क्वेश्चन में आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा, है ना। और 30 क्वेश्चन किसके रहेंगे? सब्जेक्टिव के, जिसके 60 क्वेश्चन है। सॉरी, यहाँ पे क्या होता है, 30 नंबर के लिए मैं बोला, यहाँ नंबर की बात किया मैं। वहां तो पर क्वेश्चन 1 नंबर मिलेगा, तो ऑब्जेक्टिव में 50 क्वेश्चन का 50 ठो नंबर मिलेगा। उसी तरह यहाँ पे 30 क्वेश्चन है, दैट मीन्स ये 30 में से आपको 15 क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। क्या रहेगा? ये 30 मार्क्स का है, यानी कि आपका 60 मार्क्स का एग्जाम होगा। कितने मार्क्स का एग्जाम होगा? 60 मार्क्स का। ये 100 मार्क्स का है और ये 60 मार्क्स का, और ये जो है आपका 40 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 40 मार्क्स का। तब तो ये सब मिला के 200 मार्क्स का क्वेश्चन देगा आपको। इसका मतलब 40 मार्क्स का करने के लिए ये 5 नंबर के लिए पर क्वेश्चन आता है, दैट मींस 4 लॉन्ग क्वेश्चन एंड ये 15 रहेगा आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये कितना रहेगा? 50 तो आपका क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यानी कि ये आपके क्वेश्चंस का पैटर्न है। तो इसमें से मैं बात करूंगा इस चीज का, ऑब्जेक्टिव की भी बात करेंगे हम लोग, लेकिन इससे पहले मैं इस 15 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। जो 15 क्वेश्चन आपको कितना देगा? 15 15 टू 30, यानी कि 30 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन आएंगे उसके लिए हम लोग बात करेंगे। तो देखो, टोटल क्वेश्चन आपको 30 क्वेश्चन देगा, और इसमें से 15 आउट ऑफ 13, यानी आधा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने रहेंगे। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ, ये देखो, मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बनाया हूँ, जो कि वास्तविक संख्या से और बहुपद से, और उसके अलावा दो चरवाई रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी, यानी कि टोटल 5 चैप्टर लिया हूँ। यहाँ से अभी 5 चैप्टर की हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि अलजेब्रा पोर्शन में आता है। किस पोर्शन में आता है? आपका अलजेब्रा पोर्शन में आता है। देखो, अलजेब्रा जो होता है आपका बीज गणित में आपका टोटल कितने नंबर का होता है? 20 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन बनता है। 20 नंबर में 40 नंबर का तो आपका क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि डबल क्वेश्चन आ रही है ना भाई। तो 40 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, जिसमें से 10-15 आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो 25 नंबर या 24 नंबर के लिए या 20 नंबर के लिए आपका सब्जेक्टिव भी हो सकता है, जिसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि मैं जितना जो क्वेश्चन यहाँ लाया हूँ, उसमें से कम 6 से 7 क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। 6 से 7 क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, यानी कि 12 से 14 नंबर का आपका तैयारी हो जाएगा। इस लेक्चर्स में तैयारी होगा आपका, ठीक है। तो इस लेक्चर्स को अच्छे से देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। मैं इस चीज को इरेज करता हूँ, इस चीज को इरेज करता हूँ, फर्दर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो, मैं जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ उस चीज के बारे में ये समझ लो, अगर वो सेम क्वेश्चन नहीं आया एग्जामिनेशन हॉल में, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर सेम क्वेश्चन नहीं आया तो जो क्वेश्चन आएगा ना उसी पैटर्न पे आएगा, और मैं इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा कि आपका फॉर्मूलाज भी रिवाइज हो जाएगा। दैट मीन्स मैं उसके बारे में पूरी डिटेल्स के साथ, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ सॉल्यूशन दूंगा, नहीं, सॉल्यूशन लाने के लिए एक बेहतरीन जो तरीका होता है ना, उस चीज को बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन तो सभी की कोई सॉल्व कर लेता है। तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि जो क्वेश्चन चेक करे ना, उनको लगे कि हाँ, इस बच्चे ने सॉल्व किया है। तो आपको नंबर पूरा भरपूर मिलना चाहिए, है ना, कहीं पे नंबर कटना नहीं चाहिए। तो देखो, ये जो मैं ले छोड़ा हुआ ये खाली जगह है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर दूंगा। यहाँ से क्वेश्चन को जब मैं वीडियो को एडिटिंग करूंगा तो वहाँ क्वेश्चन रिप्रेजेंट कर दूंगा। हम लोग सीधा क्वेश्चन में पढ़ के सुनाता हूँ आपको, उसके बाद सॉल्व करता हूँ। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, किसका यूज करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की बात कर रहा है। विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके क्या बताना है आपको, का प्रयोग करके आपको बताना है मौसा। क्या बताना है? मौसा 148 एंड 148 एवं 185, है ना। 148 और 185 का मौसा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मौसा ज्ञात करना है। अब देखो, ये मौसा ज्ञात करने के लिए तो अलग अलग तरीके हैं, हम लोग इसको विभाजन विधि से भी ज्ञात कर, इसमें क्या बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करना है। लेकिन अगर ये एल्गोरिथम का यूज करके नहीं बोलता, मतलब सीधा नॉर्मल बोलता कि इसका मौसा निकालिए, तो हमारे पास क्या तरीका था, इसका अभाज्य गुणनखंड कर देते, अभाज्य गुणनखंड के जरिए इसका एचसीएफ निकाल लेते, एलसीएम भी निकाल लेते। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो सबसे पहले देखो, किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा, वहां पे सिर्फ ये डिजिट, ये जो नंबर है ना, आपके डिजिट बोल रहा हूं, इसको जो नंबर्स बोल रहे हैं ना, सिर्फ नंबर चेंज रहेंगे। क्या चेंज रहेंगे? सिर्फ नंबर चेंज रहेंगे, और क्वेश्चन जो होगा ना सेम आएगा। कहीं पे इसका
इसके जगह पे कुछ और नंबर दे दे, ठीक है, लेकिन इसके पैटर्न को समझो। जब भी यूक्लिड डिवीजन लेमा की बात करता है तो यूक्लिड डिवीजन ने क्या कहा था, डिवीजन से रिलेटेड, यानी जब भाग हम लोग देते हैं ए और बी और सी और यहाँ पे रिमाइंडर आता है आर, तो इसके बीच में उन्होंने एक रिलेशन दिया था। इसको अगर हम लोग भाज्य, इसको देखो, इसको हम लोग भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाजक। ये भाज्य है, ये भागफल है, ये शेषफल है। तो उन्होंने इन चारों के बीच में रिलेशन क्या बताया था कि अगर आपको भाज्य निकालना हो, बी निकालना हो, तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, जो भाजक है और जो भागफल है उन दोनों का गुना करके उसमें शेषफल को क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। उसमें शेषफल को जोड़ दीजिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा, भाज्य निकल जाएगा, आपका भाज्य निकल जाएगा। देखो यूक्लिड साहब ने ये लेमा दिया था, एक प्रमेय दिया था, है ना, प्रमेयिका जिसको बोलते हैं या एल्गोरिथम बोलते हैं। इस चीज को मैंने अच्छे तरीके से डील किया है। अब देखो यहां समझो कि इसमें क्या एक कंडीशन क्या बताता है कि जो आर है, आर दैट मीन रिमाइंडर, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, या 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए, और लेस देन क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। दैट मीन्स ये जो बी है ना, बी दैट मीन्स क्या, बी दैट मीन्स ये भाज्य से छोटा होगा। अगर जैसे हम लोग भागफल जब भाग देते हैं ना, जब भाग देते हैं तो वहां पे जो शेषफल आता है वो भाजक से क्या होता है, सॉरी, इस भाज्य से क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। वही चीज बोल रहा है। ये कंडीशन से आपका ऑब्जेक्टिव तैयार हो गया। देखो ये जो फॉर्मूला मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इससे आपका ऑब्जेक्टिव तैयार हो गया कि जो एल्गोरिथम थ्योरम होता है, ये जो विभाजन एल्गोरिथम है वो है बी बराबर ए क्यू प्लस आर, जहां पे आर जो होता है ना ग्रेटर देन, यानी कि बड़ा होगा और बराबर होगा 0 का और छोटा होगा बी से। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव तैयार हो गया 1 नंबर का। अब देखो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो उसमें क्या बताया गया है, अगर हम लोग इसके सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिखेंगे हल। क्या कर रहे हैं हम लोग, हल कर रहे हैं या सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखो इसके लिए क्या है, चूंकि हम लोग यहाँ पे क्या जानते हैं, यहाँ पे 2 नंबर है 148 और क्या है 185। इन दोनों में क्या कर लेंगे, मान लेंगे। क्या मान लेंगे, माना कि ए बराबर क्या हो जाएगा आपका। देखो क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं ए बी और यहाँ पे क्यू, यहाँ पे रिमाइंडर आता है, तो यहाँ पे बी क्या होगा, बड़ा होना चाहिए, बी बड़ा होना चाहिए। तो जो छोटा है उसको ए मान लो। छोटा क्या है, कौन सा इसमें है, 148 क्या है, सबसे छोटी संख्या है, इन दोनों में सबसे छोटी संख्या है। और बी जो है क्या है, वो 185 मान लो, क्योंकि ये बी को हम लोग को भाज्य बनाना है और भाजक छोटा रखेंगे ताकि वहां पे डिवाइड करने में आसानी हो। अब देखो जैसे हम लोग यहाँ पे बात की है, तो हम लोग को इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की बात करेंगे। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर कहता है ना। अब देखो ए हो गया, ए कितना है आपका 185 है, 185 है कि नहीं, तो यहाँ देखो 185 लिख दिए। अब यहाँ पे बी की जगह पे आपका, बी की जगह पे क्या है, सॉरी यहाँ पे किसको लेंगे, यहाँ पे ए ले लिए, ठीक है, बी यहाँ पे ले लिए, तो ये बी बराबर होता है ना ए क्यू। बी बराबर क्या होगा, ए क्यू प्लस आर। ये चीज समझ में आ रहा है ना। ये देखो यहाँ पे बी बराबर क्या हो गया, ये हमको भाज्य चाहिए ना हमको, बी बराबर क्या हो गया, ए क्यू प्लस आर। एक्चुअली ए बराबर जो होता है बी क्यू प्लस आर होता है ना, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, वही चीज है। अगर ये इस तरह से है तो ए इसमें आना चाहिए था, इसमें आना चाहिए था, ए यहाँ आना चाहिए था, बी यहाँ आना चाहिए था, क्यू यहाँ आना चाहिए था, आर आना चाहिए था। फॉर्मेट को समझो, ठीक है। तो मैं क्या बोला, यहाँ देखो इसको अगर हम लोग बी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये फॉर्मूला सबको याद रहती है, इसलिए इसी पे सेट करेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे बी है, बी कितना है आपका 148 है, 148 में कितना से मल्टीप्लाई करे और उसमें रिमाइंडर कितना आएगा वो देखना है। तो इसके लिए आप क्या करो, एक बार इसको रफली कहीं पे डिवाइड कर लेना, है ना। 185 जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम में कटेगा तो कितना आएगा 148, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 515। 15 में से 8 गया तो 7, और 7 में से 4 गया तो 3, और ये क्रॉस लग जाएगा। अब देखो एक बार और यहाँ पे कर लो, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आपका 37 आ गया, 37 आ गया ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, भाग जो भाजक है आपका, भागफल ये हो गया, ये भाजक हो गया। अब रिमाइंडर कितना हो गया, 37 हो गया। अब चूंकि यहाँ पे देखो रिमाइंडर 0 आना चाहिए था, जिस जगह रिमाइंडर 0 आ जाता है ना, जिस भाजक के लिए रिमाइंडर 0 आता है ना, वो वही भाजक क्या कहलाता है, उसका मौसा कहलाता है। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे कब तक, जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, 37 था तो 148 क्या बन जाएगा आपका, फिर से आपका भाज्य बन जाएगा। यानी कि चूंकि यहाँ पे लिखेंगे r डज नॉट इक्वल टू 0, r डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए प्रक्रिया को क्या रखेंगे, प्रक्रिया जारी रखेंगे। जारी, इस प्रक्रिया को जो कर रहे हैं ना वो प्रक्रिया जारी रखेंगे। कब तक जारी रखेंगे, जारी रखेंगे जब तक रिमाइंडर क्या ना आ जाए, हमारा 0 ना आ जाए। अब देखो ये प्रक्रिया जारी रख रहे हैं, तो ये प्रक्रिया जारी रखने के लिए क्या करेंगे, आगे वाले स्टेप में क्या हो जाता है, जो यहाँ पे बी होता है ना वो बी चेंज हो जाता है ए में, बी किस में चला जाता है, ए में, और जो आर होता है ना वो आपका क्या बन जाता है, वो आपका आर जो होता है वो क्या बन जाता है, देखो बी आपका क्या बन गया, यहाँ पे ये क्या था, बी था, बी को हम लोग भाज्य बना दिए, बी को क्या बना दिए, भाज्य बना दिए। और जो ए होगा, जो आर होगा वो क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा। आर क्या बन जाएगा आपका, भाजक बन जाएगा, जिससे हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। तो बी बराबर कितना हो गया 148, और ए बराबर यहाँ पे कितना हो गया 36। अब देखो फिर ए बराबर 36 और बी बराबर कितना हो गया आपका 37 हो गया। आई बात समझ में। अब देखो फिर इसको फर्दर सॉल्व करो, इसको कितना टाइम में कटेगा, ये है, बी से हम लोग भाग देंगे, बी से हम लोग क्या देंगे, भाग देंगे 37 से। तो 37 का टेबल कितना टाइम पढ़ेंगे हम लोग, इसके आसपास आ जाएगा। देखो पढ़ो 37 का टेबल पढ़ो यहाँ पे,
4 टाइम में करे, 8 4 28, 4 टाइम में करे, 4 टाइम में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 चौका 28 का 8, और हाथ में क्या 2, हाँ 4 मतलब क्या हो रहा है, कट जा रहा है, ये देखो कट गया। मतलब जिस भाज्य पे, किस भाज्य पे, जिस भाज्य पे, ये भाजक है सॉरी, जिस भाजक पे रिमाइंडर 0 आ जाए उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको हम लोग बोलेंगे एचसीएफ बोलेंगे। देखो तो यहाँ क्या होगा, आगे फर्दर ये प्रक्रिया जब जारी हुई, फिर ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, ए बराबर कितना है आपका 148 है, और बी कितना है आपका 37 है, 37 इंटू 4 प्लस 0 है ना, तो ये कितना आ जाएगा, चूंकि यहाँ पे लिखा लिखेंगे, चूंकि आर इज इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू 0, इसलिए एचसीएफ ऑफ 148 एंड 185 148 और 185 इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा, इज इक्वल टू 37, इज इक्वल टू 37 है ना। लास्ट स्टेप का आखिरी चरण का जो भाजक होता है ना, वही क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। अब देखो हम लोग चलेंगे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, हम लोग कहां चलेंगे, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। चलो ये क्वेश्चन समझ में आया, इसका एचसीएफ क्या हो गया, 37 हो गया। इसका एचसीएफ 37 क्यों हुआ है कि लास्ट स्टेप में जो आपका भाजक होता है ना, वही उसका क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। इस चीज को देखो ऐसे नॉर्मली समझ सकते हो, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाया हूं, इस चीज को समझा रहा हूं मैं। देखो जैसे मान लो ये 4 है, ये क्या है आपका 13 है, ठीक है, 4 नहीं इसको 12 मान लो, क्या है 12 मान लो। अगर यहाँ पे एचसीएफ आपको निकालना रहता तो आप क्या करते थे कि 4 से 12 में हम लोग डिवाइड करते थे, ये 3 टाइम में कट जाता था, ये 3 टाइम में जहां पे कट जाता था, मतलब यहाँ पे क्या है आपका रिमाइंडर 0 आ जाता था, तो इस 4 को हम लोग क्या बोल देते थे, एचसीएफ बोल देते थे। इसी तरह लास्ट स्टेप में मान लो कहीं पे क्या है, ये 8 है, और ये क्या है, ये है आपका 88 है, क्या है आपका 88 है। तो यहाँ पे आप क्या करते थे, ये भी तो 11 टाइम में कट जा रहा है ना, मान लीजिए इसको क्या मान लीजिए, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, 26 है, ठीक है। अब ये देखो ये 26 है ना, तो 8 को आप क्या करते थे, 26 में डिवाइड करते थे, तो 8 3 24 3 रिमाइंडर आ जाता था। तो नेक्स्ट केस में हम लोग क्या करते थे, इस 3 को भाज्य, ये जो भाजक था भाजक बना देते थे, और जो पहले भाजक था उसको हम लोग भाज्य बना देते थे। अब देखो भाज्य बन गया, अब यहाँ पे काटेंगे तो 3 दूना 6 आता था, है ना, 3 दूना 6। अब यहाँ पे 2 क्या आ जाता था, शेषफल। फिर इन 2 को हम लोग क्या कर देते थे, फिर इस 2 को हम लोग क्या करते थे कि देखो इस 2 को हम लोग क्या करते थे, भाजक बना देते थे, और जो पहले जो भाजक था उसको भाज्य बना देते थे। फिर ये 3 इधर आ जाता था, फिर हम लोग 2 काटेंगे, फिर कितना आ जाएगा 1, फिर ये 1 आपका क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, सॉरी भाजक हो जाएगा, और 2 आपका भाज्य हो जाएगा। फिर ये 2 टाइम में कट जाएगा, तो आपका 0 कितना आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। तो रिमाइंडर 0 किस पे आया, 1 पे आया, चूंकि हम लोग क्या लिखेंगे, रिमाइंडर इज 0 ऑन 1, किस पे आया, 1 पे आया, इसलिए एचसीएफ क्या हो जाता था, एचसीएफ ऑफ 8 और 26 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आई बात समझ में, वही चीज यहाँ पे भी होता है ना, लेकिन इसको हम लोग यूक्लिड डिवीजन फॉर्मूलाज होता है उसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। मैं इस क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूँ, और इसके अलावा एक और क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको, जो कि इसी कुछ बेस पे क्वेश्चन रहेगा। देखो यहाँ से एक क्वेश्चन आना ही आना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा से एक क्वेश्चन आना ही आना है। देखो क्वेश्चन किस तरह से हो सकता है, मान लो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं डिजिट चेंज करता हूँ, जो सॉरी नंबर जो है उसको चेंज करता हूँ। एक क्वेश्चन है 365 365 और 12450, ये 2023 में आपको पूछा गया था, है ना, 2023 में आपको पूछा है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो बिहार बोर्ड है ना, अल्टरनेट क्या करती है, क्वेश्चन को रिपीट करती है। 23 में एक साल पहले वाले क्वेश्चन को रिपीट करती है, तो 23 में जो क्वेश्चन आया था ये 25 में आने का चांस रहता है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो नंबर अलग करके जरूर क्वेश्चन आएगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट क्या काम है, हल करना है इसको। हम लोग क्या मान लेते हैं, माना कि देखो चूंकि हमको ये क्या है, ए है, ये बी है, देखो ये क्या है, बी है, ये ए है, इसको हम लोग क्यू बोलते हैं, इसको हम लोग आर बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं, है ना, इसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। तो ये हम लोग को ए बराबर क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ये हमारा यूक्लिड विभाजन लेमा है। तो इसी लेमा का यूज करके हमको क्या निकालना है, मौसा निकालना है, एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, 2 नंबर है, तो इसमें से जो ये जो ए है भाज्य है वो बड़ा रखेंगे, तो ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 12450 हो जाएगा, और बी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 365 हो जाएगा। अब देखो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, चूंकि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, चूंकि इसलिए हम लोग लगा देंगे ईडीएल या ईडीए, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इससे हम लोग क्या कह सकते हैं, इससे हम लोग कह सकते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखो ए कितना है 12450, अब यहाँ पे बी कितना है आपका 365। अब हम लोग ये देखते हैं कि इसके पास तक, इसमें कितना से मल्टीप्लाई करके इसके पास तक आवे और कुछ रिमाइंडर बच जाए, इसके पास तक आवे और कुछ रिमाइंडर बच जाए। तो क्वेश्चन था इसका क्या निकालना है, मौसा निकालना है। तो देखो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आप नॉर्मली क्या कर सकते हो, ये 365 से आपको 12400 में डिवाइड करना होगा, क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। चलो डिवाइड करके चेक करते हैं हम लोग। डिवाइड विदाउट डिवाइड किया आपको कोई इसका सॉल्यूशन नहीं कि हाँ ये चेक कर दे ना, तो इसको भाग देना पड़ेगा क्योंकि ये कितना टाइम में कट रहा है। तो 3 से क्या करते हैं, 1 से करेंगे नहीं, 2 से करेंगे नहीं, 3 से
3 3 9 9 और हाँ ठीक है 3 से चेक करते हैं। देखो 3 5 15, 3 5 15 के 5 हाथ में गया 1, 3 6 18 1 19 हाथ में गया 1 और 3 3 3 9 1 10, कितना आ गया 10, यानी कि 1095 आ गया। इसको हम घटा के देखते हैं 0, 14 में से 14 में से 5 गया, 14 में से 9 गया तो 5 और इधर 1 में से 0 गया 1, इधर कैंसिल हो गया और ऊपर से कितना आ गया फिर से 0 आ गया। अब कितना टाइम में कटेगा? 3 टाइम में कट गया है, 4 टाइम में 4 12 हाँ 4 टाइम में काट के देख करते हैं कितना आएगा। 4 5 20 का 0 हाथ में गया 2, 4 चौका 4 छक 24 2 26 और हाथ में गया 2 और 4 3 12 2 14। इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना आएगा 0 और 10 में से 4 गया तो 6 गया तो 4 और इधर पे कैंसिल हो जाएगा, मतलब 40 रिमाइंडर आ रहा है। कितने टाइम में कटेगा? 34 टाइम में कटेगा और प्लस 40 आएगा। आई बात समझ में? डिवाइड करके हम लोग चेक कर लिए। अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि r इज नॉट इक्वल टू 0, 0 पे इक्वल नहीं है, इसलिए प्रक्रिया को फिर से क्या करेंगे, इसलिए प्रक्रिया जारी रखेंगे, इसलिए प्रक्रिया को क्या रखेंगे, जारी रखेंगे, है ना। और जारी कब तक रखेंगे? जब तक हमको रिमाइंडर 0 ना आ जाए, है ना। अब देखो, अब जैसे प्रक्रिया जारी रखते हैं, जो शेष फल होता है वो क्या आपका बन जाता है, वो शेष फल जो होता है आपका ये बन जाता है, क्या बी बन जाता है। यहाँ वाला बी, ए और क्यू और आर में हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखो जो रिमाइंडर था आपका वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, ए बराबर आपका हो जाएगा ये वाला 365 और बी बराबर क्या हो जाएगा, और बी बराबर क्या हो जाएगा ये वाला, क्या नाम है इसका, क्या है 40 है, क्या है 40 है। पुनः पुनः क्या करेंगे, पुनः वो फॉर्मूला लगाएंगे। देखो फिर से क्या लगाएंगे, पुनः हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, पुनः ईडीएल से, क्या है ईडीए से, क्या ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो आपकी एक ये यहाँ पे कितना है 365 365 है और बी कितना है 40 है। 4 में कितना से गुना करके इसके आसपास आ जाए, तो 4 में गुना करेंगे 40 है ना यहाँ पे, तो 4 9 36, 4 9 36 और 0 9 से गुना करें, 9 से गुना करें 4 9 36, देखो हाँ 300 कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा और प्लस 5 आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा रिमाइंडर में, है ना। ये देखो कैसे, 9 को गुना करो 4 को गुना करो 0 और 9 चौका 36, यानी कि 360 और 5 माइनस करेंगे तो 5 इसको जोड़ेंगे तो इतना आ गया। अब देखो पुनः क्या है, r डज नॉट इक्वल टू 0, फिर से रिमाइंडर 0 नहीं है, इसलिए क्या रखेंगे, फिर से प्रक्रिया क्या रखेंगे, क्योंकि r इज नॉट इक्वल टू 0 इसलिए फिर से क्या करेंगे, प्रक्रिया जारी रखेंगे, इसलिए प्रक्रिया जारी रखेंगे। जारी कब तक रखना है वो पता है ना आपको, रखेंगे। अब देखो अब यहाँ पे फिर क्या बन जाएगा, a बराबर आपका कितना बन जाएगा 40 और b बराबर कितना बन जाएगा आपका 5। अब इसलिए फिर से क्या कर देंगे, ईडीएल लगा देंगे, पुनः ईडीएल से, पुनः ईडीए से, क्या a बराबर बी क्यू प्लस आर और a का वैल्यू कितना है आपका 40 है और b कितना हो जाएगा 5 और q कितना हो जाएगा 8 और प्लस 0, 8 5 40 होता है कि नहीं, क्योंकि r बराबर 0, r बराबर 0 और r 0 कितने पे आया है, b क्या था आपका, ये देखो यहाँ पे आपका b ये था, कितने पे आया है यहाँ पे ये है, ठीक है। देखो यहाँ पे आपका क्या आया है 5 पे आया है, कितने पे आया है 5 पे आया है। बी कितना है आपका 5, इसी 5 पे रिमाइंडर 0 आया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए HCF ऑफ, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे नीचे लिखेंगे, इसलिए HCF ऑफ क्या 365 और 12450 इज इक्वल टू 5, इज इक्वल टू 5। आखिरी स्टेप का आखिरी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, आखिरी चरण का भाजक इज इक्वल टू 5। आई बात समझ में, एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, आखिरी चरण का भाजक। देखो ये क्वेश्चंस आपको आना ही आना है, इसको रट लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका क्वेश्चन मैं ऊपर सेट कर दूंगा। अब देखो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर रहा हूं कि आपका ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो जाएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड की मदद से क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड की मदद से 24 और 36 का मौसा और लसा ज्ञात करें, का मौसा और लसा बताना है, ये हम लोग का थर्ड क्वेश्चन है, मौसा और लसा बताना है किसके मदद से, अभाज्य गुणनखंड की मदद से, अभाज्य गुणनखंड की मदद से। देखो मैं डायरेक्ट अभाज्य गुणनखंड की मदद से अगर क्वेश्चन सॉल्व भी कर देता हूं, तो अगर किसी को क्वेश्चन सॉल्व अभाज्य गुणनखंड नहीं आता तो फिर कोई फायदा नहीं है। मैं इससे पहले थोड़ा मेरा अभाज्य गुणनखंड का मतलब समझाता हूं। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन एक ऐसा फैक्टराइजेशन होता है जिसमें उस नंबर का हम लोग फैक्टर निकालते हैं, जिसका बोला जाता है, जैसे 24 है तो इसके फैक्टर की जब हम लोग बात करते हैं तो इसके फैक्टर तो बहुत सारा आएगा, इसके फैक्टर क्या आएगा, बहुत सारा आएगा, मतलब ये किस नंबर से डिवाइड कर रहा है वो इसका फैक्टर कहलाएगा। लेकिन जब बात आती है अभाज्य यानी कि प्राइम फैक्टर की, तो सिर्फ हम लोग प्राइम फैक्टर लेते हैं। कौन सा लेते हैं, सिर्फ हम लोग प्राइम फैक्टर, जो कि प्राइम फैक्टर 2 3 5 7 ऐसे होता है। तो 2 से देखो कितना टाइम में कट रहा है, 2 से ये कितना टाइम में कट रहा है, हम लोग यहाँ पे हल करते हैं डायरेक्ट, है ना। देखो क्या करते हैं, 24 का अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं हम लोग, 24 का अभाज्य गुणनखंड, वो गुणनखंड कितना हो जाएगा, 24 का अभाज्य गुणनखंड देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 24 है, इसको फैक्टर करो, 2 से काटोगे 12 टाइम में, फिर 2 से काटोगे 6 टाइम में, फिर 2 से काटोगे 3 टाइम में, इसका मतलब 2 × 2 × 2 × 3 यानी कि 2 पे पावर 3 × 3, 2 4 4 8 8 का 24 कितना हो गया आपका
2 पे पावर 3 इंटू 3, ये किसका गुणनखंड हो गया? 24 का अभाज्य गुणनखंड। और 36 का अभाज्य गुणनखंड लिखो, 36 का अभाज्य गुणनखंड। देखो 36 का अभाज्य गुणन क्या होगा? फिर से इसको 36 को काट लो, 2 से काटोगे कितना टाइम? 18 टाइम में, फिर 2 से काटोगे तो 9 टाइम में, फिर 3 से काटोगे, फिर 3 टाइम में, फिर 3 से काटोगे तो 1 टाइम में, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 है ना, 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 3, 4 4 4 9 36। इसका क्या हो जाएगा? 2 पे पावर 2 और इंटू 3 पे पावर 2। अब देखो ये अभाज्य गुणनखंड थे, तो ये अलग आप अभाज्य गुणनखंड कर लेना और उसका लिख देना कि 36 का अभाज्य गुणनखंड और 24 का अभाज्य गुणनखंड वो हो गया। आज जब हम लोग बात करते हैं एचसीएफ की, किसकी बात करते हैं? जब हम लोग बात करते हैं एचसीएफ की, किसकी? मौसा की। जब हम लोग बात करते हैं तो मौसा जो होता है ना, मौसा क्या होता है, इसमें हम लोग किसको लेते हैं? मौसा निकालने के लिए सभी अभाज्य गुणनखंडों के उभयनिष्ठ, अधिकतम उभयनिष्ठ वाले को लेंगे, उभयनिष्ठ अधिकतम घातों वाला जो गुणनफल होगा ना उसका मल्टीप्लिकेशन लेते हैं। इसका मतलब ये है यहाँ पे क्या लेंगे? उभयनिष्ठ, क्या करेंगे? उभयनिष्ठ अभाज्य 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 गुणनखंडों के लिखेंगे यहाँ पे, गुणनखंडों के अधिकतम घात का, देखो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों, उभयनिष्ठ यानी कि उसमें देखेंगे उभयनिष्ठ कौन है, ठीक है। और उसके बाद ये देखेंगे उसके अधिकतम, नहीं अधिकतम उभयनिष्ठ मतलब कहने का मतलब ज्यादा ज्यादा कितना कॉमन है, तो क्या करेंगे? अधिकतम उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों के न्यूनतम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? न्यूनतम घातों का गुणनफल, न्यूनतम घातों का गुणनफल। ये क्या होता है सर? ये देखो इसमें, देखो पहले इसमें कॉमन कौन कौन सा नंबर है? कॉमन इसमें 2 है, लेकिन यहाँ पे कितना 2 है? यहाँ पे 2 गुने 2 गुने 2 3 बार है ऊपर, और नीचे 2 गुने 2 2 बार है, तो गुणनखंड कॉमन कितने बार है? 2 ही बार है ना, तो 2 पे पावर 2 लेंगे। देखो एक के अधिकतम क्यों नहीं बोला मैं? क्योंकि अधिकतम पावर 3 है, उभयनिष्ठ 2 है लेकिन अधिकतम पावर 3 है, तो हम लोग दो ही है ना भाई, अब जो न्यूनतम पावर है जो दोनों में है, 2 पे पावर 2 ले लिए, और 3 पे पावर कितना ले लेंगे? 1 ले लेंगे। क्यों? क्योंकि 1 में ऊपर 3 है तो नीचे 2 तो 3 है, लेकिन एक ही कॉमन है ना, जो कॉमन है उसके बदले में सिर्फ एक बार लिखाता है ना, तो 2 बार 2 और 1 बार 3 कॉमन था, लिख दिए। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 2 टू द 4 और 3, ये कितना हो गया? 12। इसका 12 क्या आ गया? मौसा आ गया। क्या आ गया आपका? 12 मौसा आ गया। लेकिन लसा की जब हम लोग बात करते हैं तो लसा बराबर क्या होता है? मैं इधर लिख दे रहा हूँ, लसा बराबर, देखो क्या होता है? लसा बराबर होता है, अब उभयनिष्ठ नहीं होता है, अभाज्य गुणनखंडों के अधिकतम घातों का गुणनफल। क्या लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंडों के, उभयनिष्ठ इसमें नहीं होगा, अभाज्य गुणनखंडों के के अधिकतम घात का गुणनफल, अधिकतम घात का गुणनफल क्या होगा सर? घात का गुणनफल हम लोग लेंगे। क्या लेंगे हम लोग? अधिकतम घातों का गुणनफल लेंगे, गुणनफल। देखो अधिकतम घात कितना है? यहाँ पे 3 है, 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 2 है, तो अधिकतम घात किसके पास है? 2 के पावर 3 के पास है। क्या है? लसा बराबर क्या है आपका पास? 2 के पावर 3, और 3 के पावर अधिकतम घात कितना है? 2 है, ये लेंगे। तो इसको देखो जब सॉल्व करेंगे तो 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 2, 3 का स्क्वायर 9, 8 9 72, 8 9 72, एलसीएम इसका कितना आ गया? 72 आ गया। एलसीएम कितना आ गया? 72 आ गया। ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या होगा, आपको इस मौसा और लसा के बीच में एक संबंध होता है, उस चीज को समझ लो। मौसा और लसा के बीच में क्या संबंध होता है? मौसा गुने लसा इज इक्वल टू, जो होता है ना वो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होती है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या के बराबर होती है, दूसरी संख्या के बराबर होती है। आई बात समझ में? इसके बीच में लसा होता है, तो यहाँ पे 4 को फैक्टर बन जाता है, जो अब 4 को वेरिएबल बन जाता है, जिसमें से आपको 2 को दिया रहेगा और 3 को दिया रहेगा, 2 को निकालना होगा। चलो उसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है कि दो संख्याओं का मौसा, क्या है? दो संख्याओं का मौसा तथा लौसा दिया हुआ है। दो संख्याओं का मौसा कितना दिया है? मौसा दिया है आपको 13 दिया हुआ है। मौसा कितना दिया है? 13 दिया है। और लौसा कितना दिया है? और लौसा देखो दो संख्याओं का मौसा और लौसा दिया है, जिसमें लौसा कितना दिया है? 182, 182 आपको क्या दे दिया? लौसा दे दिया। अब क्या बोल रहा है कि अब इसमें देखो क्या है, दो संख्याओं का है, अब उनमें से एक संख्या दे दिया, पहली संख्या दे दिया है आपको। क्या दे दिया? पहली संख्या आपको दे दिया है। पहली संख्या कितना दिया है? वो दिया है आपको 26। क्या दिया है? 26। तो आपसे पूछ रहा है दूसरी संख्या बतावे। दूसरी संख्या क्या करना है? बताना है। अब देखो यहाँ पे हम लोग हल करेंगे। क्या करेंगे? हल करेंगे। क्योंकि यहाँ पे दूसरी संख्या हम लोग निकालना है, हम लोग क्या करते हैं? मान लेते हैं, माना कि दूसरी संख्या बराबर, माना कि दूसरी संख्या बराबर, ये क्या हो जाएगा? b मान लो, और पहली संख्या a है, ठीक है, मान लो। पहली संख्या आपका दिया हुआ है, पहली संख्या बराबर क्या मान ले? पहली संख्या बराबर a मान लेते हैं हम लोग। पहली संख्या बराबर a, तो a बराबर कितना दिया है? 26। b बराबर हम लोग को निकालना है, b बराबर हम लोग को निकालना है। अब देखो दो संख्याओं का मौसा और लौसा दिया हुआ है, तो मैं क्या बोला हूँ? मौसा, चूंकि क्या है कि मौसा, यहाँ पे देखो हम लोग लिख रहे हैं, फॉर्मूला लिख रहे हैं, चूंकि मौसा गुने लौसा
बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होती है। मौसा गुने लौसा बराबर क्या होती है? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो मौसा आपको कितना दिया है? 13 दिया है। इस फॉर्मूला में हम लोग शिफ्ट कर देंगे। किसको सेट कर देंगे? जो वैल्यू दिया हुआ है। लौसा कितना दिया है? 182 दिया हुआ है। अब ए कितना दिया आपका? 26 दिया है। बी आपको निकालना है। देखो एक इक्वेशन बन गया कि नहीं? वहां से बी फाइंड आउट करना आसान है कि नहीं? अब देखो कैसे होगा। ये 13 से ये कटेगा, 2 26 दो मरतबा में, फिर ये 2 से ये कितना मरतबा में कटेगा? 9 दूना 18 और 9 एकम 9 2 एकम 2, मतलब बी बराबर कितना हो गया? 91। बी बराबर कितना हो गया? 91 हो गया। 91 आ गया। आई बात समझ में? तो दूसरी संख्या आपका कितना आ गया? दूसरी संख्या इज इक्वल टू 91। आई बात समझ में? तो ये था आपका मौसा और लौसा से रिलेटेड क्वेश्चन। उसमें कभी कभी क्या दे देगा? मौसा दे देगा और लौसा दे देगा। देखो लौसा दे देगा, कभी कभी लौसा दे देगा, और क्या दे देगा? पहली संख्या दे देगा। क्या दे देगा आपका? पहली संख्या दे देगा, और दूसरी संख्या भी दे देगा। दूसरी संख्या भी दे सकता है और नहीं भी दे सकता है ना? तो आपसे क्या पूछ लेगा? मौसा पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा? मौसा पूछ लेगा। तो आपके पास दो तरीका है, या तो आप पहली दूसरी संख्या का यूज करके मौसा निकालिए, या लौसा का यूज करके मौसा निकालिए। यानी कि ये जो है इन दोनों का मल्टीप्लाई करके और लौसा से डिवाइड करके मौसा निकाल दीजिए, है ना? यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या कर दीजिए और बटे में लौसा सीधा डिवाइड कर दीजिए और आपका मौसा निकल जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, आएगा क्वेश्चन आएगा। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था। अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये थे हमारे, ये सारे क्वेश्चन जो थे ना हमारे उनसे बेस्ड थे। किनसे बेस्ड थे? वास्तविक संख्या से बेस्ड थे। एक और क्वेश्चन है, प्रूफ करने वाला देता है, √2 √3 √5 √7 इस तरह का नंबर प्रूफ करने के लिए देता है। देखो पहले ये नंबर 5 नंबर के लिए बोला जाता था, लेकिन अब ये सिर्फ 2 नंबर के लिए आता है। कितने नंबर के लिए आता है? 2 नंबर के लिए आता है। और उसके साथ में क्या कर देता है? एक अटैचमेंट डाल देता है कि 5 √3 को प्रूफ करो एक अपरिमेय संख्या है ना? 5 √3 के अलावा ऐसे कर देगा कि 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह में क्या होता है, या ऐसे भी कर देगा 3 + √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो इसको प्रूफ करने का अलग अलग तरीका है। मैं क्या बोला कि इसमें देखो ये तो आप √3 प्रूफ करना आता है, 2 आता है, 5 आता है, 7 आता है, लेकिन जब ये एडिशन मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन आ जाए तो इसके लिए क्या होता है कि एक अपरिमेय संख्या के साथ परिमेय का किसी भी तरह का ऑपरेशन अप्लाई कीजिए। एक अपरिमेय, देखो अपरिमेय और परिमेय के बीच में किसी भी तरह का ऑपरेशन अप्लाई कर लो। दैट मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो किसी भी तरह का ऑपरेशन हो, वहां पे जो आएगा, जो उसका सॉल्यूशन आएगा, उसका फाइनल आंसर जो आएगा, जोड़ने पे योगफल, घटाने पे अंतरफल, मल्टीप्लाई करने पे गुणनफल और डिवाइड करने पे जो भागफल, वो एक अपरिमेय संख्या ही आएगा। क्या आएगा? अपरिमेय संख्या ही आएगा। इसका मतलब कि अपरिमेय संख्या के साथ गुना करो या जोड़ो या घटाओ या भाग करो किसका? परिमेय संख्या का, वो हमेशा अपरिमेय संख्या देगा। तो उसमें प्रूफ करने के लिए हम लोग को क्या देना है कि फर्स्ट वाले को √3 को अपरिमेय संख्या प्रूफ कर दो, और साथ में 5 क्या है? एक परिमेय संख्या है, दोनों का गुणनफल करेंगे तो क्या आ जाएगा? अपरिमेय आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अपरिमेय आ जाएगा। तो देखो ये क्वेश्चंस जो है ना, एक्चुअली ये कहां आते हैं? 2 नंबर्स के लिए आते हैं। देखो, और इसमें आपका टाइम ज्यादा जाएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं? विरोधाभास नियम से सॉल्व करते हैं। किस नियम से? विरोधाभास नियम से। विरोधाभास नियम। तो ये विरोधाभास नियम क्या होता है? तो इसमें हम लोग जो दिया रहता है, जैसे कि क्या है, ये 5th नंबर क्वेश्चन है। जैसे मान लो √2 को प्रूफ करना है, तो √2 प्रूफ करने के लिए मैं क्या बोला? √2 एक अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है, तो हम क्या मान लेते हैं? माना कि √2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे? परिमेय संख्या मान लेंगे। सर प्रूफ अपरिमेय करना है, लेकिन हम लोग परिमेय मान लेते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विरोधाभास नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विरोधाभास। परिमेय संख्या मान लेते हैं, परिमेय संख्या है। अब देखो, चूंकि जैसे ही ये परिमेय संख्या है, इसका मतलब √2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं? इस चीज को मैं इरेज कर दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे समझो बात क्या है। दरअसल देखो यहाँ पे क्या है कि विरोधाभास नियम से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। नियम से इसको क्या करते हैं? हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखो, माना कि √2 एक क्या है? परिमेय संख्या। हल कर रहे हैं। अभी तब जब जैसे ये परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या की परिभाषा से क्या कर लेंगे हम लोग? परिमेय संख्या की परिभाषा से, परिमेय संख्या के परिभाषा से, किसे? परिभाषा से क्या हमारा मिल जाएगा? देखो परिभाषा से हमको क्या मिल जाएगा? ये मिला कि p बराबर क्या, √2 बराबर क्या होगा? pq, जहां पे p और q क्या हो जाएगा? और q क्या हो जाएगा? पूर्णांक हो जाएगा। दोनों पूर्णांक हो जाएगा और q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। आई बात समझ में? उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे? फिर से देखो हम लोग क्या करेंगे। देखो ये जो √2 होगा ना, √2, इसको और हम लोग सॉल्व करते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा और इधर p²/q² हो जाएगा। अब इधर क्या हो जाएगा? 2q² बराबर क्या हो जाएगा? 2p² हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे? एक मिनट,
इसको हाँ इधर देखो, इधर हम लोग चले आते हैं, इसको फर्दर जब सॉल्व करते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा आपका, यहाँ देखो इसी चीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, क्या हो जाएगा 2, इधर से एक क्यू इधर भेज देते हैं, तो 2q इधर पी स्क्वायर बाई क्या बच जाएगा आपका, क्यू बच जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। पुनः चूंकि हम लोग क्या देखेंगे, एक बार और देखो यहाँ पे, देखो ये अलग चीज है, क्योंकि अंडर रूट 2 जो होगा ग्रेटर देन होगा किससे, अंडर रूट 1 से, यानी कि इसकी वैल्यू किसके किसके बीच में होगी, देखो तो इसकी वैल्यू जो होगी √2 की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, अंडर रूट 1 से बड़ी आएगी, और अंडर रूट 4 से क्या आएगी, छोटी आएगी, अंडर रूट 4 से छोटी आएगी। किसके किसके बीच में, वो देखो 4 से या 3 से कर देते हैं, लेकिन हम लोग क्या लेंगे भाई, 3 से भी तो इसकी वैल्यू छोटी आएगी, लेकिन ये जो हम लोग लेना है वो क्या लेना है, परफेक्ट स्क्वायर लेना है, एक का बाहर एक आ जाएगा और 3 का बाहर नहीं आएगा, परफेक्ट नहीं आएगा, इसलिए हम लोग क्या ले लिए, 4 ले लिए। अब देखो ये किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, एक और किसके बीच में लाई करेगा, अंडर रूट 2 जो है वो किसके बीच में लाई करेगा, 2 के बीच में लाई करेगा, 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर ये 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ये इस √2 को एक पूर्णांक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि देखो दो लगातार संख्याओं के बीच में है, 1 और 2, इसके बीच में अगर कोई संख्या लाई कर रही है, आ रही है, तो क्या उसको हम लोग पूर्णांक कह सकते हैं, नहीं कह सकते। पूर्णांक कंटिन्यू नंबर आता है ना, 1 2 3 4, या नेगेटिव में -1 -3 जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ तो √2 अंडर रूट 2 है, यहाँ पे क्या बोला कि ये पूर्णांक है, यहाँ पे पी बराबर हम लोग बोले, उसको हम लोग बोलते कि वो पूर्णांक आ रही है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या हो गया कि यहाँ से सिद्ध हो रहा है कि √2, इसलिए क्या बोल सकते हैं हम लोग, √2 एक पूर्णांक नहीं है, एक पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक संख्या नहीं है, क्या नहीं है, पूर्णांक संख्या नहीं है ना सर। अब पूर्णांक संख्या नहीं है तो क्या होगा, इसलिए हम लोग √3 को जब लिखेंगे p/q, तो यहाँ पे क्या होगा, q डज नॉट इक्वल टू 0 तो होगा, लेकिन क्या होगा, यहाँ पे हम लोग ये भी लिखेंगे, जब ये पूर्णांक नहीं है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, q का वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगा, q का वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगा, है ना। तो ये क्या हो गया, भिन्न हो गया, q का वैल्यू 1 क्यों नहीं है भाई, अगर q का वैल्यू 1 कर दे तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पूर्णांक हो जाएगा, परफेक्ट कटने लगेगा, है ना। इसका वैल्यू किस में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है ना, तो ये क्या हो गया आपका, भिन्न हो गया, क्या हो गया, भिन्न हो गया। अब हम लोग क्या कह सकते हैं, अब हम लोग कह सकते हैं, देखो यहाँ पे इसको समीकरण क्या मान लो, 2 मान लो, इसको समीकरण क्या मान लो, 2 मान लो, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या हो गया, भिन्न हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से हम लोग क्या कह सकते हैं, समीकरण 1 में देखो, समीकरण 1 से अगर हम लोग बात करें तो क्या आएगा, समीकरण 1 से अगर बात करें तो एलएचएस कितना है इसका, एलएचएस कितना है इसका, 2q है, क्या है एलएचएस इसका, 2q है, तो ये क्या है, पूर्णांक है, ये क्या है आपका, पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक के साथ मल्टीप्लाई है, यानी कि q के सभी मान के लिए ये पूर्णांक क्या है, q के सभी मान के लिए पूर्णांक कहलाएगा, q के सभी मान के लिए, सभी मान के लिए ये क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। लेकिन q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए और 0 नहीं होना चाहिए, q के सभी मान के लिए, लेकिन q डज नॉट इक्वल टू 1 है और डज नॉट इक्वल टू 0 है, एक इधर से नहीं है, एक के बराबर इधर से नहीं है, क्योंकि ये भिन्न है, पूर्णांक है नहीं, और q का वैल्यू उधर से क्या पता चल रहा है कि वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। अब देखो RHS क्या है, ये इसका RHS देखो, RHS इसका क्या था, इसका RHS देखो, हम लोग ऊपर चलते हैं, यहाँ आ जाते हैं हम लोग, है ना, उधर से इधर देख लेना, इसका RHS कितना था, RHS बराबर इसका कितना है, पी स्क्वायर बाई क्यू। अब इसमें देखो p²q, ये क्या हो जाएगा आपका, भिन्न हो जाएगा, ये भिन्न क्यों हो जाएगा सर, क्योंकि q डज नॉट इक्वल टू 0 है, चूंकि q डज नॉट इक्वल टू 0 के साथ डज नॉट इक्वल टू 1 है, 1 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए, इसलिए ये क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। अब देखो एक यहाँ पे भिन्न आ गया और एक क्या आ गया, पूर्णांक आ गया। एलएचएस साइड में क्या है आपका, एलएचएस साइड में आपका पूर्णांक है और आरएचएस साइड में आपका भिन्न है, इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि चूंकि यहाँ पे देखो क्या है, चूंकि हम लोग जानते हैं कि एक पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं हो सकता, एक पूर्णांक डज नॉट इक्वल टू एनी फ्रैक्शन, एक जो इंटीजर्स नंबर होता है वो फ्रैक्शन के बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए मेरा मानना गलत है, इसलिए मेरा मानना गलत हुआ, क्या गलत हुआ, कि यह एक परिमेय संख्या है ना, मेरा मानना गलत हुआ कि √2 एक परिमेय संख्या है, ये गलत हुआ, परिमेय संख्या है, अर्थात क्या करेंगे, अर्थात √2 एक अपरिमेय संख्या है। आएगा समझ में, ये देखो ये क्वेश्चंस आएंगे 2 नंबर के लिए, तो इसमें सीधा सिंपली करना क्या है, विरोधाभास नियम लगाना है, जिसमें उसको मान लेना है परिमेय संख्या, और उसके बाद जैसे उसको परिमेय संख्या मानेंगे, परिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या कहता है कि वो p के बराबर होगा, जहां पे p और q दोनों पूर्णांक होंगे, q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, दोनों तरफ स्क्वायर करके एक इक्वेशन बना लेना है 2q, इधर p, दोनों तरफ स्क्वायर किया, इधर p²/q², इधर q को भेज के 2q कर दिए। उसके बाद हम लोग ये देखे कि वो जो √2 है उसका वैल्यू 2 लगातार नंबर लेना है, 2 स्क्वायर रूट लेना है, उन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो हम लोग 1 देखे और 7 देखे, सॉरी 4 देखे।
अब देखो तो 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो यहाँ पे क्या गया आपका रूट 2, तो यहाँ 1 और 2 के बीच में अगर कोई नंबर आ रहा है दैट मीन्स वो नंबर क्या होगा, पूर्णांक तो नहीं हो सकता ना लगातार नंबर के बीच में। अगर 1 और 3 के बीच में 2 आ रहा है मतलब 2 पूर्णांक है, लेकिन 1 2 3 4 के बीच में ऐसे कर रहे हैं हम लोग, तो 2 लगातार पूर्णांक के बीच में कोई नंबर आता है तो वो दशमलव नंबर आएगा, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वो पूर्णांक संख्या नहीं है। जिससे पूर्णांक नहीं है इसका मतलब q डज नॉट इक्वल टू 0, q डज नॉट इक्वल टू 1 भी हो गया। अब समीकरण में हम लोग क्या देखें, यहाँ पे हम लोग समीकरण की बात किए थे, तो इस समीकरण में हमारा क्या था 2q था, इस समीकरण में हमारा कितना था 2q था, है ना। 2q को हम लोग क्या मान लिए, ये 2q था, ये पूर्णांक हो गया, ये आपका पूर्णांक हो गया। अब जैसे ही ये पूर्णांक हो गया तो इसके q के सभी मान के लिए, लेकिन q का वैल्यू 1 नहीं लेना है, 0 नहीं लेना है, फिर भी ये पूर्णांक कहलाएगा। लेकिन यहाँ देखो जब इसकी बात की है तो ये क्या आ गया, भिन्न आ गया, क्यों, क्योंकि p स्क्वायर बाई q है, तो q का वैल्यू 1 लेना ही नहीं, जब 1 नहीं लेंगे तो वो पूर्णांक आ ही नहीं सकता है, वो क्या आ गया, भिन्न आ गया। फिर हम लोग देखें कि एक LHS और RHS, एक तरफ क्या है पूर्णांक है, एक तरफ क्या है पूर्णांक है, और दूसरी तरफ क्या है भिन्न है, दूसरी तरफ क्या है आपका, दूसरी तरफ आपका भिन्न है। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम इसको माने थे, परिमेय संख्या माने थे, तो हमारा मानना गलत हुआ। इसी आधार पर हम लोग क्या कर दिए कि रूट 2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आई बात समझ में। अगर इसकी जगह पे क्वेश्चन अलग भी रहता, रूट 2 की जगह पे रूट 3 रहता, या रूट 3 की जगह पे रूट 5 रहता, अगर मान लो रूट 5 रहता तो आप क्या करते, देखो रूट 5 रहता तो हम लोग क्या करते, हम लोग मान लेते क्या रूट 5 को ही क्या मान लेते, एक परिमेय संख्या मान लेते, है ना। और जैसे परिमेय संख्या मानते वो क्या हो जाता, दोनों p और q के बराबर कर देते, p और q दोनों क्या हो जाता, पूर्णांक हो जाता, और पूर्णांक है और साथ में क्या कर देते, q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। फिर दोनों तरफ क्या कर देते, स्क्वायर करने पे क्या हो जाता, इधर 5 आ जाता और इधर पे क्या हो जाता, p स्क्वायर बाई q स्क्वायर। जैसे इसको फॉरवर्ड करते तो यहाँ पे 5q इधर से 1q इधर फॉरवर्ड कर लेते, एक इक्वेशन बना लिए, हमारा इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि रूट 5 किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, तो रूट 5 का जो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में, यानी कि एक 4 के बीच में लाई कर रहा है, और 4 के बाद परफेक्ट स्क्वायर कितना आता है, किसका आता है 3 का, इसका मतलब 9 का आता है, किसका आता है 9 का आता है। अब देखो ये 2 से बड़ा, और अभी जब इसका हम लोग स्क्वायर रूट बाहर करेंगे तो 4 का कितना आ जाएगा 2, और 9 का कितना आ जाएगा 3। इसका मतलब जो रूट 5 है, इसका मतलब जो रूट 5 है 2 से बड़ा है 3 से छोटा है, मतलब 2 और 3 के बीच में आ रहा है, लगातार पूर्णांक के बीच में आ रहा है। इसका मतलब ये रूट 5 क्या है, एक पूर्णांक नहीं है। जैसे रूट 5 एक पूर्णांक नहीं है तो हमको पूर्णांक नहीं है डिफिनेशन से क्या पता चला कि रूट 5 बराबर पी क्यू, अगर लिखेंगे पी बाई क्यू लिखेंगे तो वो क्या होगा, अगर ऐसे लिखते हैं तो क्यू डज नॉट इक्वल टू क्या आएगा 1 आएगा। क्यू डज नॉट इक्वल टू 1 क्यों आया, क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है। तो अब समीकरण 1 में जाके हम लोग देखेंगे तो एलएचएस हमारा कितना था 5q था, जो कि पूर्णांक है। 5q क्या था हमारा, पूर्णांक था। अब देखो पूर्णांक है q के सभी मान के लिए, लेकिन जैसे आरएचएस में आएंगे वो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई क्यू क्या हो जाएगा, एक भिन्न हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या कह देंगे कि एक पूर्णांक भिन्न दोनों बराबर नहीं होता है, इसलिए मेरा मानना गलत है कि रूट 5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात रूट 5 एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। देखो दोनों क्वेश्चन पे सेट किया कि नहीं। अगर मान लो इसके जगह पे क्या दे दे, अगर ऐसे ही के क्वेश्चन में ऐड कर दे कि रूट 7 पूछ ले, रूट 8 भी पूछ सकता है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं, वो अपरिमेय संख्या आता है, इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता है ना, वो अपरिमेय संख्या होगी। अगर इसके साथ में 3 ऐड कर दे तो हम लोग क्या कहेंगे कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कर दिए। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि रूट 3 सॉरी जो 3 है एक परिमेय संख्या है, इसलिए एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का योगफल, एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा अपरिमेय आता है, इसलिए इसको क्या बोल देंगे 3 प्लस अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। आई बात समझ में। ये हमारा 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 5 क्वेश्चन के बाद छठा क्वेश्चन जो है हमारा है, अब देखो छठा क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा होते जा रहा है ना। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ।